नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया सत्य की बात में आपका स्वागत है। कुंभ की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कूद रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका डुबकी लगाना एक अवश्यंभावी घटना हो गई हो। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कुंभ जाने की खबरें जरूर मीडिया में बहुत तेजी से चल रही हैं कि 16 फरवरी को ये दोनों कुंभ में डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बात कंफर्म नहीं हो रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 16 फरवरी को डुबकी लगाने ही जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इसका खंडन करने के लिए भी कोई सामने नहीं आ रहा है। तो ये कुंभ पॉलिटिक्स, इसमें राहुल गांधी की डुबकी, पॉलिटिक्स में डुबकी मैं कह रहा हूं, गंगा में डुबकी नहीं, कुंभ के लिए डुबकी नहीं, पॉलिटिक्स में जो डुबकी लग रही है इसके क्या मायने हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से लौट आए हैं और जिस रूप में आए हैं, जिस हालात में आए हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या गंवा कर आए हैं, क्या डुबो कर आए हैं, इन सब पर भी हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी चर्चा कुंभ पॉलिटिक्स की हम करते हैं। कुंभ पॉलिटिक्स का महत्व दिल्ली के चुनाव तक तो बहुत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के चुनाव के दिन कुंभ में स्नान कर रहे थे और वो तब स्नान कर रहे थे जब इसी कुंभ में लापता, बहुत सारे लापता श्रद्धालु, कई तो उसी गंगा में डुबो दिए गए, कई गायब हो गए, बहुत सारे की बातें आई और ऑफिशियल और अनऑफिशियल आंकड़े इधर उधर होते रहे। तो उस वो पॉलिटिक्स भी दिखी। कुंभ किस तरीके से 144 साल में आने वाला कुंभ बताकर, अद्वितीय प्रबंधन वाला कुंभ बताकर और न जाने ऐसी ही क्या क्या दावे करके जो कुंभ में भीड़ जुटाई गई, भीड़ का प्रबंधन गलत रहा। वीआईपीस के लिए भाई हाथी पर महामंडलेश्वर तक चल रहे थे, जबकि भीड़ को चलने की जरूरत नहीं, के चलने के लिए जगह नहीं थी। भाई अमित शाह को बड़े बड़े साधु संत नहला रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा ही, भाई अंबानी, क्षमा कीजिए, अडानी को भी आपने देखा, अंबानी को भी आपने देखा, पिता पुत्र कैसे नहा रहे थे, साधु संत कैसे बिच रहे थे। इस बीच में राहुल गांधी को के बारे में एक चर्चा 3 फरवरी को भी जाने की उठी थी, लेकिन उस वक्त ये घटना के आलोक में वो बैन ही लग गया था। जब तक प्रधानमंत्री पहुंचे उस समय तक बैन लगा हुआ था, प्रधानमंत्री जी के लिए बैन हटा और उसके बाद वीआईपी मूवमेंट फिर से शुरू हुआ। तो कुंभ की पॉलिटिक्स, इस बारे में कांग्रेस के नेता कैसे बयान दे रहे हैं वो आपको हम बताते हैं, आपको बहुत कुछ इसमें झलक जाएगा। हमारी आदरणीय नेता सर महाकुंभ चल रहा है तो सामने आने प्रियंका जी राहुल जी के साथ देश के आप सब लोग जो है स्नान करने के जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? हम निश्चित कुंभ में हमारे नेतागण पहले से आते रहे हैं। हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी और उसके पहले भी आप देखिए सभी नेतागण गए हैं। निश्चित तौर से हम सब लोग कुंभ में चलेंगे, स्नान करेंगे और हर हर महादेव होगा। निश्चित तौर से हम सब लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कुंभ में राहुल गांधी जी के आने को लेकर न नकारा जा रहा है बात, न स्वीकार किया जा रहा है। एक मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से जुड़े लोग हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और इस बार भी वो आएंगे तो हम सब उनके साथ जाएंगे, लेकिन 16 फरवरी को ही जाएंगे, इस बारे में कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि लेकिन राहुल गांधी कुंभ जाने वाले हैं। तो कुछ न कुछ योजना जरूर बनी है और ये योजना उस परंपरा का, उस विरासत का हिस्सा है जो गांधी परिवार का कुंभ से नाता रहा है। अब थोड़ी चर्चा हट करके
कि नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, लौट कर आ गए हैं अमेरिका से और विभिन्न देशों की यात्रा करके। लेकिन ताजा तरीन जो यात्रा हुई है वो अमेरिका से हुई है। ये अमेरिका से जो यात्रा हुई है, इस यात्रा के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। वो यात्रा क्या है, लौट कर आए तो क्या बात हो रही है। नहीं, एक अजीबोगरीब बात देखने को मिली। पूरी यात्रा को अगर हम देखें नरेंद्र मोदी जी की, तो एक दबाव में लेने की कोशिश पूरी तरीके से दिखी, और दबाव में हम चले गए, लगातार चले गए। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, भाई सबको बुलाया जा रहा था, भारतीय प्रधानमंत्री को पूछा नहीं जा रहा था, हमारे विदेश मंत्री को बारंबार भेजा गया, लाइनअप करके आए, लाइनअप हुआ नहीं। लाइनअप यही हुआ कि बाद में एक योजना जो अभी बनी है जिससे लौटे हैं प्रधानमंत्री जी, वो लाइनअप हुआ किसी तरह। लेकिन ये दबाव हमने अपने ऊपर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप हमें पूछ नहीं रहा है, हमारे देश में हमारी किरकिरी हो जाएगी। मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए नमस्ते ट्रंप चला और जिन्होंने एक दूसरे के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, वो उनके साथ दोस्ती और केमिस्ट्री में क्या गड़बड़ी हो गई कि शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया नहीं गया। दरअसल अडानी का फैक्टर बहुत बड़ा हो गया था। अडानी के खिलाफ जो वहां इंडिक्टमेंट हुआ, जो केस है, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, वो पूरी तरह से मोल भाव वाले अंदाज में दिखनी शुरू हुई। आपको ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारतीय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो खालिस्तान का झंडा बुलंद करने वाला वो आतंकवादी पन्नू मौजूद था, वो खालिस्तान के नारे लगा रहा था। ये अमेरिकी प्रशासन के सहयोग से ही संभव हो सकता है, ऐसे संभव नहीं हो सकता था। अभी इस पृष्ठभूमि में जब पहुंचे नरेंद्र मोदी अमेरिका, तो उनके पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे थे रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ माने क्या? कि आप जितना हम पर टैरिफ लगाओगे, हम भी उतना ही पलटकर आपको लगाएंगे। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, तो उनको दबाव में लेने के लिए एक से एक हथकंडे डोनाल्ड ट्रंप के पास थे। उनमें से एक हथकंडा ये भी था कि अमेरिकी पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातचीत हुई है गौतम अडानी केस को लेकर के। अब नरेंद्र मोदी मानो इस सवाल के लिए तैयार ही न थे। उन्होंने अचानक कुछ बोलना शुरू कर दिया है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, दुनिया हमारा परिवार है, भारतीय हमारा अपना है। और उसके बाद कहते हैं कि ये निजी मामला है, इसको लेकर के न दो राष्ट्र के प्रमुख बैठते हैं, न चर्चा करते हैं, न बात होती है, इसलिए बात होने का प्रश्न नहीं। ये पूरी बातचीत कुछ ऐसी लगी मानो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लिया गया हो, भाई मणिपुर में क्या हो रहा है, और वो इस सवाल के लिए तैयार ना हो और कहने लगे हमारा देश शांति प्रिय है, हम शांति के पुजारी हैं, गांधी का देश है, बुद्ध की धरती है, और जो कुछ हुआ है ये राज्य सरकारों से हम अपेक्षा करते हैं कि वो कानून व्यवस्था को मजबूत रखें। ये कुछ इस तरह की बात है, इससे मेरा प्रधानमंत्री का क्या लेना देना, मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा वो जवाब दे रहे हो, ऐसा हमें महसूस हुआ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया, निश्चित रूप से यह प्रश्न प्लांटेड था। भारतीय प्रधानमंत्री को
ग्रिप में लेने के लिए था, दबाव में लेने के लिए था। दूसरी ओर कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं जो आप देश की मीडिया में चलते हुए देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी के लिए चेयर पकड़ रहे हैं, उनको पीछे से चेयर दे रहे हैं, पूरा सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए लिख रहे हैं कि यू आर ग्रेट। ये सब बातें भी हुई हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। इन दोनों के मायने क्या हैं? मेजबान मेहमान की खातिरदारी करे, ये स्वाभाविक है। बेहतरीन खातिरदारी करे तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन खातिरदारी के साथ साथ जब गर्दन पकड़ने की कोशिश भी दिखलाए, टैरिफ लगाने की बात करे, और जो बातें उन्होंने की है जिससे कि हम महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान पर जबरदस्त दबाव डाला गया, नरेंद्र मोदी पर भारी दबाव था और वो दबाव में आए, उसका भी हम उल्लेख करने वाले हैं। तब ये दाल में काला लगता है कि ये सब हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। सब कुछ एक किस ओर दुनिया जा रही है और हमारी स्थिति क्या है, इस पर सोचने का वक्त आता है, आ गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी को बिठा करके, प्रधानमंत्री को बिठा करके अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है ब्रिक्स इज डेड। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा भी कई देश हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, जिसको माना जा रहा था कि भारत पूरी दुनिया को साध रहा है ब्रिक्स के माध्यम से और क्वाड के माध्यम से बैलेंस कर रहा है। इधर ब्रिक्स में भी हैं, उधर क्वाड में भी हैं, रूस चाइना को भी साध रहे हैं, अमेरिका को भी साध रहे हैं। हमारे डिप्लोमेसी तो बहुत शानदार है। उस ब्रिक्स इज डेड डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी के सामने क्यों कहा? ये बात क्या वो शी जिनपिंग के सामने बोल सकते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन के सामने बोल सकते हैं कि ब्रिक्स इज डेड? नहीं बोल सकते। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना कमजोर उन्होंने समझा कि उनके सामने बोल रहे हैं ब्रिक्स इज डेड। जब ब्रिक्स इज डेड तो वन ऑफ द मेंबर इन ब्रिक्स इज इंडिया। इंडिया के प्रीमियर बैठे हुए हैं, वो चुप हैं, खामोश हैं। ये क्या है? ये बेबसी है, लाचारगी है। ये बहुत गंभीर बात है। और जो चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के प्रश्न प्लांट किए गए, तो कई लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये निजी मामला है और निजी मामले पर दो राष्ट्र के प्रमुख चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, ये बात कही। लेकिन जो लोग इसको सही जवाब बता रहे हैं उनको मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये सही जवाब है तो बताइए। जब अडानी पर इंडिक्टमेंट हुआ तो अडानी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, उस समय उन्होंने क्या कहा था? कहा था भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यानी अडानी पर मामला, भारत को बदनाम करने की कोशिश। बीजेपी के नेता, उनके विचारक, उनके लिए बोलने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट, तमाम लोग क्या कह रहे थे? ये गौतम अडानी पर नहीं, हिंदुस्तान पर हमला है, हमारा शेयर बाजार धराशायी हो रहा है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, ये हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग वाला है, अब तो वो बंद हो गया और इसने अपने फायदे के लिए हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया है। ये सारी बातें बोल रहे थे।
तब गौतम अडानी मतलब इंडिया हो गया था और अब निजी मामला हो गया। हिंदुस्तान के भीतर गौतम अडानी का मतलब हिंदुस्तान हो जाता है और अमेरिका की धरती पर वो निजी मामला हो जाता है। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये क्या है खेल। राहुल गांधी का एक जो ट्वीट है वो मैं आपको सुनाता हूं, दिखाता हूं। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। यहां पर तो मैं थोड़ा राहुल गांधी जी को भी बोलना चाहता हूं, इतना नरम काहे हो रहे हैं। देश में सवाल पूछो तो गौतम अडानी देश का सवाल हो जाते हैं और विदेश में पूछो तो निजी मामला। पूछना तो राहुल गांधी जी को ऐसे चाहिए। आगे लिखते हैं, अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। अरे मोदी जी अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा कहां डाल रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। राहुल गांधी जी के भी बयान की समीक्षा जरूरी है। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो हूबहू नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लेने जैसा है। मैं राहुल गांधी जी से और एग्रेशन की उम्मीद कर रहा था। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, चुप्पी कहां है जी। देश में सवाल पूछो तो है कि अडानी इज इंडिया, अडानी पर हमला हिंदुस्तान पर हमला है, अडानी पर हमला हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर हमला है। चुप्पी नहीं है जी। विदेश में पूछो तो निजी मामला, निजी मामला तो बनाया ही है उन्होंने। ये निजी मामला है दोनों का। आपकी सरकार आएगी तो पता लगा लीजिएगा। और अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। भ्रष्टाचार पर अमेरिका में मोदी जी पर्दा डाल नहीं पाते, डाल भी नहीं सकते, वो तो निजी मामला भर बोल रहे। दरअसल अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट वाले अंदाज में एक नीति बनाई है कि अमेरिकन विदेश में जाके चाहे रिश्वत बांटे, चाहे किसी को खरीद ले, चाहे कुछ भी करे, अमेरिका के हित में है और इसीलिए वो जायज है। हर अनैतिक काम अगर अमेरिकन देश से बाहर करता है तो वो जायज है, उसको जायज बना दिया गया है। तो उसी तर्ज पर क्या नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का उद्योगपति भी अपने देश में ही सरकारों को रिश्वत दे, सरकार के सरकारी कर्मचारियों को, जो ताजा मामला था राजस्थान का, गुजरात का भी, तो उसको जायज बना दिया जाए। बोलिए, उद्योगपतियों को हक है रिश्वत देने का, रिश्वत दिए बिना काम नहीं मिलता हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान से बाहर भी अगर अडानी श्रीलंका में रिश्वत दे तो कोई बात नहीं, अडानी अगर मालदीव में रिश्वत दे, ऑस्ट्रेलिया में रिश्वत दे, केन्या में रिश्वत दे तो कोई बात नहीं। क्या ऐसी ही नीति की वकालत करना चाहते हैं? अमेरिका तो ऐसा करता है, करना चाहता है। फिर जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये मैं इस कमेंट से भी और ज्यादा सख्त कमेंट की राहुल गांधी से अपेक्षा कर रहा था। ये मित्र का सिर्फ मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान की दौलत को मित्र के हवाले करने का मामला है। ये पूरे कॉरपोरेट जगत पर एक व्यक्ति को स्थापित करने का मामला है और उनकी क्रोनी कैपिटलिज्म का विकृत और चरम वाला रूप है। इसलिए और सख्त भाषा राहुल गांधी को तलाश करनी होगी। ये सिंपल भाषा नहीं चलेगी कि राष्ट्र निर्माण है, रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला। ये सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं है, ये सिर्फ
देश को लूटना बोल के नहीं बोल सकती। ये पूरे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट जगत पर एक झंडा गाड़ने का मामला है। हर अनैतिकता को नैतिकता का जामा पहनाने का मामला है। ये पूरे देश के बाजार पर नियंत्रण करने का मामला है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का मामला है और ये पैसे के दम पर राजनीति में सरकारों को गिराने, बनाने, हटाने का मामला है। ये सिर्फ अडानी का मामला, सिर्फ कॉरपोरेट का मामला, सिर्फ लूट खसोट का मामला नहीं, सिर्फ आर्थिक लूट का मामला नहीं, राजनीतिक लूट का भी मामला है। और पूरे राहुल गांधी के स्टेटमेंट में कहीं भी राजनीतिक लूट, पॉलिटिकल लूट की चर्चा तक नहीं है। अधूरा है राहुल गांधी जी, आपकी प्रतिक्रिया अधूरी है। राहुल गांधी जी को समझना पड़ेगा कि ये अडानी का मतलब सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है, राजनीतिक भ्रष्टाचार ज्यादा है। इस देश में जितने भी एजेंसियों की बात आ रही है, ईडी, सीबीआई, अडानी, फलान ढिमका, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, चुनाव आयोग, इन सब जगह जो पैसों का खेल है, पैसे कहां से आ रहे हैं, ये इसके सोर्स तक आप पहुंचेंगे तो ये मामला सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, राजनीतिक भ्रष्टाचार का है। ये हम अपेक्षा रखते हैं राहुल गांधी के ट्वीट में, जो नदारद है, जो दिखता नहीं है। आगे मैं इस बात को और बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ अडानी तक बात आई है। अडानी तक बात आकर क्यों ठहरी है और क्या क्या सुनने पड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री को, यानी हम सबको सुनना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से, और वो क्या सुनना पड़ा है वो भी जानना समझना जरूरी है। हम उस पर लौटेंगे, लेकिन थोड़ी हम अपने दर्शकों की भी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं और उनको वो भागीदार हो रहे हैं इस बातचीत में, और बहुत अच्छी बात है। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, मोदी को अमेरिका में अडानी केस से जुड़े एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल का जवाब देना पड़ा। मोदी का जवाब काफी हद तक एक विम्प, कमजोर और डरपोक जैसा था। जैसन फ्रांसिस जी, मुझे लगता नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है। जब आप पत्रकार के सामने खड़े होंगे तो आपके सामने अप्रिय प्रश्न ही आएंगे, और मोदी जी के लिए आज अडानी से ज्यादा बड़ा अप्रिय प्रश्न नहीं है। जैसन फ्रांसिस जी, आप ही पत्रकार होते और आपको सवाल पूछने के लिए दिया गया होता तो आप क्या अडानी को छोड़कर दूसरा प्रश्न चूज करते? यही प्रश्न पूछते, और निश्चित रूप से यही प्रश्न पूछा जाना अपेक्षित था, तो यह आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। और हम ये भी नहीं मानते कि जवाब गलत दिया गया है। जवाब सुविधा अनुसार दिया गया है, हमारी और आपके हिसाब से गलत है। जवाब दिया गया है कि हम इस विषय पर दो राष्ट्रों के प्रमुख बात नहीं करते क्योंकि यह निजी मामला है। निजी मामला बोलकर जवाब दिया गया है, यानी जिसको हिंदुस्तान की सियासत में, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, हिंदुस्तान का पर्याय बनाकर जिसको पेश किया जा रहा था, वहां भीगी बिल्ली बनाकर के उसको पेश कर दिया गया। इसीलिए कि इसके पीछे कोई ना कोई पर्दे के पीछे की कहानी है, अंडरस्टैंडिंग है, और एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। इस वजह से ये चीजें हुई है, वरना ये सवाल नरेंद्र मोदी जी के पास आता ही नहीं। इस मायने में आप कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ये प्लांट किया गया सवाल है। नरेंद्र मोदी को परेशान करने के लिए उठाया गया सवाल है, और वो परेशान हुए हैं, बेचैन हुए हैं, ये दिखता है। औसम ये लिखते हैं, सर क्या इट न्यू रूल्स जो बीजेपी लाना चाहता है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो पास कर सकते हैं? ये तो बहुत खतरनाक होगा सर। निश्चित रूप से कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही है, कब होती है सफल, किस हद तक होती है सफल, ये देखने वाली बात है। लेकिन जब तक आजादी तभी तक बची रहती है जब आजादी को हम समझते हैं, उसके लिए सजग रहते हैं। कोई आजादी छीनने के लिए तो तमाम शक्तियां मौजूद हैं। मैं उस पर भी आऊंगा कि ग्लोबली हमारी आजादी कहाँ खतरे में है, इंटरनली तो है ही, ग्लोबली भी है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन थोड़ी प्रतिक्रिया पढ़ लूं। चुलबुल पांडे जी लिख रहे हैं, नेहरू जी तो बहुत दूर की बात है, अगर राहुल भी प्रधानमंत्री होते तो अपनी सेंसिबल बातों से ट्रंप को घुमा देते।
हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी की पैर का भी ये आदमी धूल के बराबर नहीं, क्योंकि ये देश को बनाए मनमोहन सिंह जी के साथ जो ये गद्दारी की, यह उनके पैर की धूल के बराबर नहीं है, अज्ञानी है। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं। और ओम प्रकाश सोलंकी जी लिख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आज अमेरिका के प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए। आज तक हमारे किसी भी प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा इतना बेइज्जती वाला कभी नहीं था। दुख की बात है, जैसन फ्रांसिस जी लिखते हैं कि मोदी के कार्यकाल में भारत अमेरिका के पुराने उपकरणों के लिए डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। यूएस हमारी विदेश नीतियां इतिहास में कभी इतनी कमजोर नहीं रही। ओम प्रकाश सोलंकी जी आगे लिखते हैं, ट्रंप ने हमारे देश की इतनी बेइज्जती की है कि प्रधानमंत्री को वापस दौरा रद्द करके आ जाना चाहिए था। मोदी हटाओ देश बचाओ मिलकर इसके लिख रहे हैं। बंटी गुज्जर लिख रहे हैं, हेट मोदी। और ऑसम लिख रहे हैं, सर क्या इट न्यू रूल्स, ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। जब तक, श्री किरण जी लिख रहे हैं, जब तक मोदी शाह या पद पर है तब तक ऐसा ही चलेगा, सब सिस्टम गोदी मीडिया गैंग उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, सुरक्षा के ख्याल से क्वेश्चन लगा रहे हैं। उतना हमें डरना पड़ता है लिखने के लिए, बोलने के लिए। श्री किरण जी लिख रहे हैं, बहुत से मुद्दे पीछे रह गए, ये भी 2-4 दिन चलेगा और सब शांत। बिल्कुल बात आपकी सही है। हरिशंकर राय जी कह रहे हैं, अडानी का गुलाम अडानी को बचाने की कोशिश देश के लिए कलंक है, एक अपराधी को बचाना उचित नहीं लगता है। और श्री किरण जी लिख रहे हैं, मोदी डोनाल्ड सब एक ही हैं। अब मैं वापस आपको वो बयान सुनाना और दिखाना चाहता हूं जो आप देख देख करके पक गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि विषय है तो उस विषय से वो बयान उसके सेंटर में है, बात करना जरूरी है। Today, the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। जो दूसरी बात है से पहले जो भी बात कही गई बिल्कुल गैर जरूरी थी, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं था। लेकिन जो दूसरी बात कही गई कि ये निजी मामला है और निजी मामलों पर बात करने के लिए दो देश के राष्ट्र प्रमुख न बैठते हैं, न बात करते हैं, न चर्चा करते हैं, जो हाथ भांज भांज कर उन्होंने कहा, वो उत्तर जो है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, मैं एक इंटरनेशनल सिचुएशन को थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज पिछले कुछ घंटों में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिस पर गौर कीजिए और उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी इतनी बेइज्जती कैसे कर गया और कैसे नरेंद्र मोदी अपनी नाक कटा के, देश की नाक कटा करके लौटे हैं। ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए, कुछ घटनाओं पर गौर कीजिए। यूक्रेन के प्रमुख जेलेंस्की आज छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ रूस युद्ध लड़ रहा है और युद्ध विराम की चर्चा में हम ही नहीं हैं। युद्ध विराम की चर्चा अमेरिका और रूस के बीच हो रही है। कितनी गंभीर बात है, नोट कीजिएगा। यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है और शांति की वार्ता अमेरिका और रूस में हो रही है, यूक्रेन को बीच में रखा ही नहीं गया है। दूसरी बात सुनिए कि नाटो के महासचिव ने कहा है, जनरल सेक्रेटरी ने, कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने का कभी प्रस्ताव ही नहीं किया गया। यह और भी गंभीर बात है, क्योंकि पूरा युद्ध तो यहीं से शुरू हुआ। रूस का कहना था कि
अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दी जाएगी तो नाटो के सदस्य उस ट्रीटी से बंद करके हमारे बॉर्डर पर आ जाएंगे, और हम यूक्रेन को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो नाटो की सदस्यता ले और नाटो सदस्यों की सैनिकों को हमारे बॉर्डर पर लाके खड़ा करे। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यूक्रेन कह रहा था कि हमारा फैसला है कि हम नाटो में जाएं या न जाएं, और हम जाकर रहेंगे। और नाटो कह रहा था कि ऑफर दे रहा था कि हम आपको सदस्यता में शामिल करेंगे, विचार कर रहे हैं, मीटिंग करें, तमाम मीटिंग वगैरह हुए, सब कुछ। और आज कह रहा है नाटो की हमने यूक्रेन को प्रस्ताव ही नहीं दिया। तो फिर युद्ध काहे को हुआ? युद्ध क्यों चल रहा है? इसके आगे तीसरी बड़ी घटना घटी कि यही कुछ घंटों पहले ही चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया है रूस ने यूक्रेन पर। चेरनोबिल प्लांट जो यूक्रेन में है उस पर रूस ने हमला किया, और वो भी ड्रोन से। ये तीन घटनाएं देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और रूस ने मिलकर के यूक्रेन की सौदेबाजी कर ली है। यूक्रेन की सौदेबाजी कर ली है, इसका मतलब ये हुआ। और कुछ घटनाएं घटी, उस पर गौर कीजिए। रूस ने शी जिनपिंग यानी चाइनीज प्रीमियर और डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रीमियर दोनों को 9 मई को अपने यहां आमंत्रित किया है, जो उनका एक राष्ट्रीय त्योहार होता है उस दिन। विक्ट्री पैरेड बोलते हैं। विक्ट्री पैरेड के दिन इन दोनों को आमंत्रित किया है। अब इस बात को समझिए, ये घटनाएं घटी, और अब नरेंद्र मोदी जी के साथ जो घटना घटी है उसको जोड़िए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मोदी जी के सामने, ब्रिक्स इज डेड। ब्रिक्स में कौन है? चाइना और रसिया दोनों है, इंडिया तो है ही। चाइना और रसिया के प्रभुत्व वाले ब्रिक्स में भारतीय प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि ब्रिक्स इज डेड। इसका मतलब अमेरिका, रूस और चाइना, इन तीनों के बीच में अंदर खाने एक सहमति बन गई है, दुनिया के बंदरबाट की सहमति। अब ध्यान दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों क्या क्या कहते रहे कि गजा को हम खरीदेंगे नहीं, उसको अपने में मिला लेंगे। इजराइल तो उनके साथ खड़ा ही है, ले जाओ, कोई दुनिया में विरोध नहीं करेगा, रसिया भी नहीं करेगा। रसिया को उसने कह दिया यूक्रेन ले जाओ, हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, दिखेंगी आने वाले समय में। और चाइना को भी आजादी दे दी गई है कि आप भी अपने आसपास जैसे सलटना हो सलट लो। अब चाइना हमारे अंदर जब घुसेगा, तो अब तक हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे, ना घुसा है, ना घुसा हुआ है, ना जो भी है, मतलब उस तरह से जो कहा, वो और भी दयनीय भाषा आपको सामने मिलेगी, क्योंकि कोई भी सपोर्ट करने के लिए इंडिया का खड़ा होने वाला नहीं है। जब अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो चाइना के मुकाबले इंडिया के साथ क्या खड़ा होगा? और इंडिया के साथ क्यों खड़ा होगा? वो तो बैठा के डांट रहा है। पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ पर डांटा, फिर कहा कि ब्रिक्स के लोग, ब्रिक्स के देश, कंट्रीज अगर डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। किसको कह रहा है? नरेंद्र मोदी जी को कह रहा है, बैठा के कह रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सारी बातें भारत को सुना रहा है, भारत ब्रिक्स में है। तो उन्होंने भारत के माध्यम से एक तरह से भारत को भी चेता दिया, बता दिया कि भारत कि अमेरिका, रसिया, चाइना, यही 3 देश आने वाले समय में दुनिया पर रूल करने वाले हैं। आप इसको भी मैं थोड़ा और समझाता हूं अपनी समझ के हिसाब से। अमेरिका और चाइना दोनों की जीडीपी कितनी है?
अगर पूरी दुनिया की जीडीपी 105-7 ट्रिलियन डॉलर की है, तो अमेरिका और चाइना की करीब 23, 18, 41, 42 ट्रिलियन डॉलर की है। तो इसको लगभग ऑलमोस्ट परसेंटेज में मान लीजिए, 41-42% समझ लीजिए। यूरोपीय यूनियन की इकोनॉमी कितनी बड़ी है? वो भी लगभग 20 ट्रिलियन की है। तो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और चाइना, इन तीनों को जोड़िए तो ग्लोबल इकोनॉमी की 60% हिस्सा इसी 3 देश में आ जाता है। बचा कितना? 40 ट्रिलियन डॉलर के करीब। उसमें सबसे बड़ा देश इकोनॉमी के ख्याल से भारत है। भारत, जिसकी जीडीपी की साइज 4 ट्रिलियन भी नहीं है। टोटल 40 में 4 ट्रिलियन यानी उसका 10% भी नहीं है। तो इस ट्रिपलिंग को, इस ट्राई जंक्शन को, अमेरिका, रसिया और चाइना, इसको कौन चुनौती देगा? चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो। जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों के विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति को चेक करने के लिए अमेरिका भी था, इंग्लैंड भी था, जिसके राज में सूर्यास्त और सूर्योदय, माने सूर्यास्त तो होता ही नहीं था, और साथ में सोवियत संघ भी आ गया था। लेकिन आज कौन है? आज अमेरिका, चाइना और रसिया की कौन शक्ति मुकाबले में खड़ी है? कोई नहीं, कोई नहीं। बड़ी चर्चा है एक बयान की कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कह दिया कि बांग्लादेश को जैसे बिहेव करना है, निपटना है, आप निपट लीजिए। ये तो उसकी शैली है। हम भी उसको छोड़ दें कि आप गजा को ले लो, आप मेक्सिको की दीवार गिरा दो, आप कनाडा को अपने में समाहित कर लो, सारी कुछ करें और हम कहें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति को हम क्षुद्र स्वार्थ के लिए हामी भरेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन वो पॉलिटिक्स वही है, उसी दिशा में जा रही है। मैं कुछ और प्रतिक्रिया लेता हूं। आगे प्रतिक्रिया छूट रही है थोड़ा। मैं श्री किरण जी लिख रहे हैं, जब तक मोदी शाह पद पर है तब तक ऐसा ही चलेगा, सब सिस्टम गोदी मीडिया गैंग उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन लगाया था उन्होंने। बहुत से मुद्दे पीछे रह गए, ये भी 2-4 दिन चलेगा और सब शांत शांत। अडानी का गुलाम, अडानी को बचाने की कोशिश देश के लिए कलंक है, एक अपराधी को बचाना उचित नहीं लगता। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं। श्री किरण जी लिख रहे हैं, मोदी डोनाल्ड सब एक हैं। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, सहमत हूं प्रेम जी। साथ ही अडानी के मामले पर भारतीय मीडिया में से किसी ने नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया ने सवाल उठाए हैं। मैंने इस बारे में पूरी विस्तार से कहा है, ये प्लांटेड थे, ये जानबूझकर नरेंद्र मोदी को प्रेशर में लेने के लिए सवाल उठाया गया। और सब कह रहे हैं, पहले में न्यूट्रल रहने के लिए लिबरल्स की तरह कांग्रेस को बहुत डिवैल्यू करता था, लेकिन अब मन उबर चुका है इस मोदी कैबिनेट से। अब तो मैं भी राहुल गांधी को पीएम बनते देखना चाहता। और सब ये कह रहे हैं कि उनका विचार बदला है। श्री किरण जी कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू हुआ, वो बोल रहे थे विपक्ष निकम्मा है, 365 दिन 24 घंटे जमीन पर उतर कर लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी सच सवाल करते, मैं सपोर्ट करता हूं, बदलाव हो ना हो राहुल लड़ रहे हैं। सही कहा सत्यपाल मलिक जी ने। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, इंदिरा ने अमेरिका को पड़ा दिया था, मैंने इंदिरा ने उनको बतला दिया था, जता दिया था, और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया था। अमेरिका थर्रा गया था और यह कायर ट्रंप के सामने सर झुकाकर अडानी के लिए रो रहा है, शर्म की बात है। बड़ी बड़ी बात लिख रहे हैं, गंभीर बात लिख रहे हैं हरिशंकर राय जी। और प्रसून जी लिख रहे हैं, प्रेम जी ये कब सही जवाब देते हैं, इनसे पूछिए, कुछ जवाब कुछ देते हैं।
जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, ट्रंप मोदी से बेहतर चतुर बनिया लगते हैं। गुड्डू खान जी लिख रहे हैं, प्रेम जी मोदी जी को पहले पुकारा, इज्जत दी, फिर गला पकड़ा, लेकिन हमारा डरपोक प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बन गया, बुज़दिल कायर हमारा पीएम। और श्री किरण जी लिख रहे हैं, अडानी के लिए कुछ भी करेगा। उर्फ मोदी उर्फ अमरीश पुरी जिंदा होते तो कहते मैं तो अभिनय करता था, ये तो रियल विलन है मोदी गैंग। जैसन फांसी लिख रहे हैं, प्रेम जी ट्रंप ने बांग्लादेश मोदी को दे दिया है। भाटिया जी लिख रहे हैं, अमेरिका ने भारत के विश्वगुरु और विकास की आज पोल खो दी, जिसके लिए भारतीय कभी क्षमा नहीं करेंगे। और हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, भारत देश को अमेरिका के सामने अपमानित करने वाले को देश की पीएम पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, इस्तीफा दे और गुजरात चला जाए, ऐसे लोग देश के लिए कलंक हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो गंभीर बात जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, वो गंभीर बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं, क्या लेकर आए हैं। भाई F-35 हम खरीदेंगे। जानते हैं एक F-35 की कीमत क्या है? 750 करोड़ रुपया, 750 करोड़। और अगर 3 F-35 खरीद लेते हैं तो दिल्ली में जितने फ्रीबीज दिए गए, जितने जनता को पैसे दिए गए, उससे ज्यादा पैसा हम 3 F-35 खरीदने में अमेरिका को देंगे। अमेरिका ने भारत को मजबूर कर दिया कि तुम्हें कच्चा तेल और गैस जो है अमेरिका से खरीदना है। हम पास में रसिया से नहीं खरीद सकते, कतर से नहीं खरीद सकते, हमें जाके अमेरिका से खरीदना पड़ेगा और डॉलर में खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डिसबैलेंस है, असंतुलन है व्यापार का, उसको पूरा करने का तरीका ढूंढ लिया है। हमसे F-35 खरीदो डॉलर में, हमसे आप पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस खरीदो, कच्चा तेल खरीदो डॉलर में, ये सारी बाध्यताएं रख दी गई हैं। और जो रूस के साथ हमारा तेल का खरीद बिक्री का काम था कि वो हम रुपया में खरीद रहे थे, हमें फायदा हो रहा था, इसका डंका भी पीट रहे थे नरेंद्र मोदी जी, आज वो खामोश हैं। आज वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो रुपए में रूस से खरीदने का जो लाभप्रद सौदा था उसको उन्होंने क्यों छोड़ दिया है, क्यों अमेरिका के दबाव में आ गए हैं, आज वो बता नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक भारत को दबाव में लेकर के, मजबूर करके, और सिर्फ अडानी के लिए नरेंद्र मोदी ने ये अपमान सहा है। देश के लिए ये शर्म की बात है। सिर्फ इसलिए नरेंद्र मोदी ने सवाल नहीं उठाए कि अमेरिका से जंजीरों में बांधकर भारतीयों को क्यों भेजा गया। दुनिया में कभी ऐसा किसी देश ने हिंदुस्तान के साथ व्यवहार नहीं किया था कि इंडियंस को पैर हाथ में जंजीर बांधकर, कमर में जंजीर बांधकर भेजा हो, 40 घंटे तक पॉटी करने के लिए भी तरसाया हो, खाना देने के लिए भी तरसाया हो। इस तरह का व्यवहार नहीं किया। उल्टे नरेंद्र मोदी वहां कह के आए हैं कि अवैध भारतीयों को हम भारत में ले जाने के लिए तैयार हैं, हम इस पक्ष में नहीं है कि कोई अवैध रूप से किसी भी देश में भारतीय रहें। ये बात पूरी दुनिया में हमेशा के लिए है। अवैध शब्द ही अवैध है, जब अवैध है तो अवैध क्यों हो। लेकिन जंजीरों में बांधकर इंसान को फौजी हेलीकॉप्टर या फौजी विमान से हिंदुस्तान की धरती पर उतारना, ये वैध कैसे है मोदी जी? इस अवैध को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप? क्यों आपकी जुबान बंद है? अडानी के लिए क्या आप भारतीयों का सौदा कर रहे हैं? अडानी के लिए क्या आप भारतीय सम्मान का सौदा कर रहे हैं? अडानी के लिए क्या आप भारत की नाक कटा रहे हैं? ये सवाल आज का बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की चर्चा को
यहीं पर विराम देता हूं। आपसे अपील, आग्रह कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और आस्क द प्रेम कुमार से आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़िए। जो ट्विटर पर हमें देख रहे हैं वो यूट्यूब पर जुड़िए, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो ट्विटर से जुड़िए और चैट, सुपर चैट जैसे चीजों से आप हमें हमारी मदद भी कर सकते हैं। तो आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।